नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्राकाम त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका फिर से आज के सेशन में। आज के न्यूज़पेपर्स में आए हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, हालांकि आज कुछ खास न्यूज़पेपर में था नहीं, फिर भी जो 2-3 टॉपिक हैं जो थोड़ा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, उन पे हम डिस्कशन करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है G20 दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2025। कल भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि ये शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। पहली बार ऐसा है जब किसी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, और साथ ही ये लगातार चौथी बार है जब दक्षिण साउथ के देशों में ये आयोजन किया जा रहा है। तो ये दक्षिण साउथ के महत्व को बताता है कि किस तरह से उसका महत्व बढ़ रहा है इकोनॉमी में, जीडीपी में, जिसलिए यहाँ पे लगातार चौथी बार ये आयोजन किया जा रहा है। साथ ही जोहान्सबर्ग यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऐसा आयोजन पहली बार किया जा रहा है। ये आयोजन 22-23 नवंबर 2025 को किया गया, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहभाग किया है। नरेंद्र मोदी की ये आपको पता होगा, एससीओ समिट में उनके असैसिनेशन, उनकी हत्या का प्रयास किया गया था, उसकी एक साजिश रची गई थी, षड्यंत्र किया गया था। उस षड्यंत्र के बाद हमारी विदेशी रॉ और हमारी खुफिया एजेंसियों ने नरेंद्र मोदी के कई विदेशी दौरों को रद्द कर दिया था। उस घटना के बाद किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में ये नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। काफ़ी दिनों बाद वो बाहर निकले हैं, जैसा कि सामान्यतः स्वभाव उनका आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, वो विदेश दौरों पे लगातार रहते हैं, लेकिन इस बार वो काफ़ी दिनों तक रुक गए हैं। अच्छा, इसका फोकस बिंदु क्या रहा है? इस घोषणा का, जो हमारी G20 की घोषणा हुई है, उसमें पहली बार ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए मौलिक आधार माना गया है। ये बात अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम जैसे भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र हैं, उनकी समस्या ये है कि हमारे साथ हमें एडॉप्टेशन के लिए मजबूर किया जाता है कि आप एडॉप्ट करिए ऊर्जा संक्रमण को बचाने के लिए, यानी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन हमें इसको करने के लिए जो धन चाहिए, जो बल चाहिए, अगर वो हम अभी अप्लाई करते हैं तो हमारी इकोनॉमी उससे प्रभावित हो सकती है। कैसे, अभी हम आगे इसको देखेंगे। इसलिए इसे मौलिक आधार माना गया है ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय संप्रभुता का, यानी आपकी संप्रभुता ये है, यानी किसी राष्ट्र की संप्रभुता है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर ध्यान दे और उस पर निर्णय ले, फिर उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। इस तरह दूसरा नवीकरणीय लक्ष्य रखा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का वैश्विक पहल जो था, उसका सभी ने समर्थन किया है, जो वास्तव में सराहनीय है। इसके साथ ही यह शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा के वैश्विक संक्रमण पर केंद्रित था, जहां सदस्य देशों ने ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। इसका जो फोकस बिंदु था, वैश्विक चुनौतियां और समावेशी विकास, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन 22-23 नवंबर 2025 को किया जा रहा है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय संप्रभुता के बराबर कैसे है, क्या इनके बीच कनेक्शन है, उसको समझिए। देखिए, G20 ने पहली बार ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ जोड़ा। क्या किया? जो वैश्विक ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह घोषणा विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। अभी हमने आपको बताया, क्योंकि अगर हमारे ऊपर ये अप्लाई किया जाता है कि आप ऊर्जा संक्रमण को बचाने के लिए अपने क्लाइमेट, अपनी इक्विटी में कर रहा हूँ, अगर हमें ये बताया जाता है कि हम अपने ऊर्जा संक्रमण को बचाने के लिए, ऊर्जा सुरक्षा को नियमित करने के लिए जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग न करें, सीधा ग्रीन ईंधनों पे आ जाएं, तो इतना आसान नहीं है विकासशील देशों के लिए। इसमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ तकनीकी बाध्यताएं हैं, उनको कंप्रोमाइज़ हम अभी कर नहीं सकते क्योंकि हम विकासशील हैं। तो यह विकसित यानी डेवलप्ड कंट्री की बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा तकनीकी सहयोग करें और हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। COP30 भारत का जलवायु न्याय एजेंडा। COP30 की बैठक इस बार ब्राज़ील के बेलम में हुई है। संगठन जो UNFCCC है, इस बैठक को करवाता है, इसका आयोजन करता है। साथ ही आप देखेंगे भारत का मूल सिद्धांत, भारत ने जलवायु न्याय, क्लाइमेट जस्टिस और इक्विटी के सिद्धांत के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है। यानी कि क्या है जलवायु न्याय, क्या है क्लाइमेट जस्टिस और क्या है इक्विटी। अब इसको आगे समझेंगे। यह रूप विकासशील देशों के अधिकारों और विकास की आवश्यकताओं को संतुलित करता है।
यानी कि भारत ने ये जो जलवायु न्याय की प्रतिबद्धता को दोहराया है या इक्विटी के सिद्धांत को दोहराया है, यानी कि समानता लेकिन विभेदित रणनीति, यानी समान तरह का कार्य करना है सबको, लेकिन रणनीति सबकी अलग अलग होनी चाहिए। यानी जो कमज़ोर है हमें उसकी मदद करनी चाहिए कि वो भी आके कार्य करे। जो कार्य विकसित देश कर सकते हैं, जितना धन उनके पास है, जितना साधन उनके पास है, उतनी संपन्नता विकासशील देशों के पास नहीं है। इसलिए भारत ने जलवायु न्याय की बात की है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रमुख जलवायु तंत्र और भारत, जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, ये महत्वपूर्ण है। भारत ने इस तंत्र की स्थापना का स्वागत किया है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन, जो अभी हमने आपको बताया, जीवाश्म ईंधन से हरित अर्थव्यवस्था की ओर न्याय संगत और समावेशी संक्रमण सुनिश्चित करना है। ये जलवायु तंत्र है, जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म है, इसका उद्देश्य यही है कि समावेशी संक्रमण हो और न्याय संगत हो। यानी कि जब हम जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ें तो उसमें न्याय की गुंजाइश होनी चाहिए, किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। ग्लोबल गोल ऑन अडाप्टेशन, भारत को आशा है कि यह तंत्र विकासशील देशों को पूरा करने में सहायक होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। यानी कि आशा की जाती है कि विकसित देश हमें संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करें, सारे विकासशील राष्ट्रों को, ताकि वो भी अपनी प्रतिबद्धता को आसानी से कर सकें। बात करेंगे हम भारत और जॉर्जिया वस्त्र सहयोग की। भारत और जॉर्जिया दोनों ही रेशम उत्पादन में प्राचीन काल से अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं। प्राचीन काल से यहाँ पे रेशम का प्रमुख उत्पादन केंद्र रहा है। ऐसे में हाल ही में नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 17 से 21 नवंबर 2025 को यह यात्रा दोनों देशों के बीच वस्त्र क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। देखेंगे कि रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर तकनीक में सहयोग और ज्ञान साझेदारी है। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है, उसकी वैज्ञानिक भाषा सेरीकल्चर है। उस उत्पादन, उस खेती को सेरीकल्चर कहते हैं। जैसे हम किसी चीज़ की खेती कहते हैं तो कहते हैं ना कि तकनीकी भाषा में जैसे मत्स्य उत्पादन कहते हैं, उसी तरह रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर से कहा जाता है। कपड़ा व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, परिधान उद्योग, निर्यात अवसरों का विस्तार करना। सहयोग का बिंदु क्या है? सहयोग के बिंदु हैं तकनीकी हस्तांतरण, एक दूसरे के साथ तकनीकी हस्तांतरण करेंगे, गुणवत्ता मानक को बना के रखेंगे और बाजार का विस्तार करेंगे, जिससे दोनों देशों को समान आर्थिक लाभ संभव हो सके। से रेशम के बारे में आप जान लीजिए, भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया का कुछ ऐसे देशों में भारत शामिल है जहां सभी 4 प्रकार के, यानी कि टसर रेशर, एरी रेशर, मूंगा रेशर और शहतूत, चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। रेशम के प्रकार और उत्पादक राज्य समझिए। शहतूती रेशम, भारत में कुल रेशम उत्पादन का लगभग 70% इसी शहतूत रेशम के रूप में सामने आता है, जिसके प्रमुख उत्पादक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर है। फैक्चुअल है, याद रखिएगा। टसर रेशम की बात करते हैं, जंगली रेशम भी कहते हैं। ओक और अर्जुन के पेड़ों पर पड़ने वाले कीड़ों से प्रमुख राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। इसी तरह एरी रेशम है। एरी रेशम को अहिंसक रेशम भी कहा जाता है। अहिंसक रेशम इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जो एरी रेशम को जो कीड़े प्रोड्यूस करते हैं वो जब कोकून, अहिंसक रेशम इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेशम के कीड़ों को कोकून से बाहर निकलने के बाद रेशम निकाला जाता है। जैसा शहतूत रेशम, टसर रेशम या अन्य रेशम में कीड़ों को मारना पड़ता है, जबकि एरी रेशम के उत्पादन करने में इन कीड़ों को मारना नहीं पड़ता है। जब कीड़ा खुद बाहर निकल जाता है तब इनका उत्पादन किया जाता है। प्रमुख राज्य असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर हैं। मूंगा रेशम की बात करते हैं तो इसे सुनहरा रेशम भी कहते हैं। यानी आपसे पूछे कोई जंगली रेशम किसे कहते हैं, आप बताएंगे टसर रेशम, अहिंसक रेशम तो एरी रेशम और सुनहरा रेशम तो मूंगा रेशम। और सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है तो शहतूत रेशम का, लगभग 70%। यह असम का स्थानिक रेशम प्रजाति है। जो प्रमुख राज्य इसका असम ही है। सेरीकल्चर हमने आपको बता ही दिया, रेशम कीट पालन की खेती को सेरीकल्चर कहते हैं। सरकारी संस्था पहल, केंद्रीय रेशम बोर्ड का गठन 1948 में किया गया था। यह वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। सिल्क समग्र योजना भारत सरकार की योजना है जो रेशम की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार के लिए आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण, रेशम उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को महत्वपूर्ण आजीविका प्रदान करता है, इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए भी यह आवश्यक है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है 6ठा अंतर्राष्ट्रीय एग्रोनॉमी कांग्रेस। हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय एग्रोनॉमिक कांग्रेस की 6वीं बैठक हुई है, जिसका आयोजन विवरण इस प्रकार है। 6वां संस्करण है ये। इसकी आरंभ तिथि 24 नवंबर 2025 से प्रारंभ होगा, नई दिल्ली भारत में होगा। सम्मेलन का विषय होगा री एनविशनिंग एग्रोनॉमी फॉर स्मार्ट एग्रो फूड सिस्टम एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कृषि विज्ञान को भविष्य की चुनौतियों के लिए पुनर्कल्पित करना इसका उद्देश्य है। वैश्विक महत्व क्या है? खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थायी कृषि पर वैश्विक विमर्श का केंद्र। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।